एमडीडी में जो उन्होंने भाषण दिया वही ये जो अभी 2-4 दिन पहले हुआ था, क्या वहाँ पे उन्होंने किस प्रकार का भाषण दिया कि मंदिर में रहने चाहते हो कि मस्जिद में रहने चाहते हो? ये क्या है? एक मुखिया है खंड सरकार का, अब वो मुखिया इस प्रकार की बात करेगा तो बात उसके लिए तो सारे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक समान होनी चाहिए ना। पिछले बार से ज्यादा मतों से जीतूंगा मैं इस बार। एलिवेटेड रोड के नाम पर और जो तमाम सारी चीजें हैं वो जमीन खाली करा करके बड़े पूंजीपतियों को देना चाहती है, ये इसके पीछे छुपा हुआ राज है। हमने एक बहुत बड़ा ट्यूबवेल का यहाँ पर किया, यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, सड़कों की समस्या थी, वो सड़कों का निवारण करवाया। आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज और आज हमारी टीम पहुंची है वार्ड नंबर 51 वाणी विहार और यहाँ से भाजपा प्रत्याशी पार्षद के लिए हैं त्रिलोक सिंह बरगली जी। बरगली जी, किस प्रकार देख रहे हैं आप चुनाव को? सर हमारी जीत, मैं तो पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ आगे तक जा रही है, तो आप देख रहे हैं हमारे यहाँ से जीत सुनिश्चित होगी और अच्छा माहौल है और जनता के अंदर जोश है। भारतीय जनता पार्टी को अब सब वोट करने के लिए सभी लोगों का, कल हमने हमारी रैली भी देखी होगी, ठीक ठाक अच्छे लोग थे और 100% वोटर थे। बरगली, भाजपा और कांग्रेस के अलावा 3 निर्दलीय प्रत्याशी हो रहे हैं इस वार्ड में और 7,000 के लगभग यहाँ पर टोटल वोट हैं, तो किस तरह से देख रहे हैं आप, वो क्या समीकरण को किस तरह से बैलेंस करेंगे? हमारे यहाँ पर असलियत में निर्दलियों का इतिहास रहा हुआ, हमारे यहाँ कभी आज तक निर्दलीय 200, 250, 300 मैक्सिमम 450, 600 से ऊपर नहीं बढ़ पाया है, आज तक का रिकॉर्ड है। जो अपने आप को बहुत दिग्गज नेता समझते थे उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़के देखा है, तो 600 की लीड भी नहीं पहुंचा पाए। मुद्दों की बात करें तो जनता के बीच आप क्या बात रखेंगे? मैं जनता के बीच ये बात रखना चाहता हूं कि जितने भी यहाँ पर भाई नशा हो रहा है, नशे को हम हटाने का प्रयास करेंगे, कूड़े का जो साफ सफाई का ध्यान रखेंगे और चौराहे पर जो कैमरे हमने लगाने हैं नगर निगम के माध्यम से उन कैमरों को लगाएंगे। और इस बीच में मैं किसी किसी पद पर नहीं था, फिर भी मैंने यहाँ पर अपने प्रयासों के द्वारा माननीय विधायक जी के माध्यम से और विधायक जी ने आगे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हमने एक बहुत बड़ा ट्यूबवेल का यहाँ पर किया। यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, सड़कों की समस्या थी, वो सड़कों का निवारण करवाया। अब हमारे यहाँ कुछ नालियाँ बननी हैं, जीतने के बाद हम इन नालियों का भी विकास कराएंगे और साफ सफाई का भी। बरगली जी, देहरादून के साथ साथ इस क्षेत्र में भी बढ़ते हुए नशे को लेकर लोगों में बहुत आक्रोश देखा जा रहा है, क्योंकि 2 टर्म में आपकी प्रदेश सरकार है और केंद्र में भी 10 साल से सरकार है, तो आप अब पार्षद बन के आने के बाद कैसे रोकथाम लगाएंगे? इतने लंबे समय से रोकथाम क्यों नहीं लग पाई? नहीं, हमने बहुत रोकथाम की है। अभी हमने बीच में ऊपर जैसे जंगल के किनारे शाम को लोग बैठते थे, हमने शासन प्रशासन के माध्यम से और पुलिस के माध्यम से और जनता के माध्यम से, जो जनता हमारे बीच में है वो भी हमें सहयोग करती है, काफ़ी चीज़ें हमने ख़त्म कर चुके हैं और जो बाकी बचे हैं तो जीतने के माध्यम से हम फिर उसके बाद फिर भी खत्म। क्योंकि इस क्षेत्र में पहले भी मंडल उपाध्यक्ष रहे हैं भाजपा से, तो आपको क्षेत्र के बारे में जानकारी है, लोगों की समस्या के बारे में पता है। इस क्षेत्र की मुख्य समस्या क्या है मानते हैं? भाई मुख्य समस्या हमारे यहाँ नालियाँ जो कूड़ा पड़ा रहता है इसकी समस्या है, और एक हमारे भगत सिंह पुल के पास कूड़ा पड़ा रहता है। वहाँ पर क्या है कि तीनों पार्षद हमारे कांग्रेस के थे और एमडीडी वाला पार्षद कहता था भाई मेरा क्षेत्र नहीं पड़ता है, भगत सिंह वाला कहता है मेरा नहीं पड़ता है, और वो वाणी विहार वाला कहता है मेरा नहीं पड़ता है। कूड़े का डंपिंग यार्ड उन्होंने बना दिया था। मेरी प्राथमिकता रहेगी, मैं उस कूड़े की डंपिंग यार्ड को वहाँ से ख़त्म करूँगा और वहाँ पर पार्क बना के जो बाकी बची हुई जगह है, हमारे यहाँ लोग छोटी छोटी गलियाँ हैं, उनकी पार्किंग को आरक्षित करके एक पार्क बनवाऊँगा वहाँ पर। तो आप पार्षद बन के इस क्षेत्र में आते हैं तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी? सबसे पहले किस काम पर फोकस रहेगा? बस ये कूड़े वाले काम पर फोकस और नशे का जो बचा हुआ कारोबार है इसको खत्म करने का रहेगा। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन को लेकर लोगों में बहुत समस्याएं हैं, बार बार उनका जो कंपनी है वो बदली जाती है, उससे लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है। नहीं, उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे, तो बड़े स्तर से मामला है, लेकिन मैं अपने स्तर से जो भी होगा उसको निपटाऊंगा। ठीक है, यहाँ और लोगों की राय जानते हैं क्षेत्र में कि वो अपने क्षेत्र से पार्षद और मेयर किसको चुनना चाहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए उदय प्रभात न्यूज। इससे पहले देखा होगा जब यहाँ 2014 से सीखे जाएंगे तो हमारे यहाँ पर सड़कों का क्या बुरा हाल था। अगर जो गढ़वाल क्षेत्र से रहने वाले लोग हैं, किसी केस से श्रीनगर जाते जाते 5-6 घंटे का सफर हो जाता था, देहरादून से 7-7 घंटे का सफर हो जाता था। और यहाँ से नजीराबाद जाने वाले, इधर कोटद्वार जाने वाले जो हमारे भाई बंद होते थे, तो कोटद्वार जाने का समय भी 6 घंटे का हो जाता था। इसलिए गड्ढे से सड़कों पर कमर दर्द करने लगती थी। परिवहन के क्षेत्र में हमारी सरकारों ने इतना सुलभ कार्य किया। आज हम दिल्ली जाते हैं तो हम दिल्ली 3 से 4 घंटे में दिल्ली पहुंच रहे हैं, और कुछ ही दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद मार्च तक हमारा एलिवेटेड रोड तैयार हो जाता है। उस रोड के माध्यम से हम 2.5 घंटे में दिल्ली पहुंचे।
वार्ड नंबर 51 वाणी विहार, और यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी से प्रत्याशी हैं पार्षद के लिए पयाल जी किस प्रकार देख रहे हैं चुनाव को आप? चुनाव को जो आज तक का देखा है हमने, विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ। और जो पिछले पार्षद थे वो भी कांग्रेस के थे। उन्होंने सिवाय जब उनको 5 बजे या 4 बजे कोई साइन करने जाता था उनके पास, तो बोलते थे भाई अब तो मैं आगे नहीं देख रहा हूँ, अब आगे क्या देखना है, आगे कल का आना मेरे पास। इस प्रकार से जो आज न्यूज आ रही है हमारे पास, इस प्रकार से न्यूज आ रही है। और जो वर्तमान में शासन में लोग बैठे हुए हैं, हम उनका जो इन बस्तियों में रहने वाले लोग हैं जिनको कि वो आज भी बेघर करने में तुले हुए हैं, जो 3-3 साल का अध्यादेश ला करके इन बस्तियों को उजाड़ने का काम कर रहे हैं, जो एनजीटी उनके 3 साल का जो उन्होंने अध्यादेश ला रखा है उसको मानने को राजी नहीं है। इसका मतलब तो सीधा सीधा ये है कि जनता को गुमराह करके वोट मांग रहे हैं कि हमने अध्यादेश ला रखा है। अगर अध्यादेश उन्होंने ला रखा है तो वो एनजीटी वाले क्यों उनका अध्यादेश को नहीं मान रहे, क्यों वो इन बस्तियों को नियमितीकरण के लिए रेगुलर आदेश क्यों नहीं करते, कैबिनेट में पास क्यों नहीं करते? अगर कैबिनेट में पास करते या एनजीटी के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्यों नहीं जाते? अगर वो ठीक है पयाल जी, अभी 2 दिन पहले वार्ड 47 में मुख्यमंत्री ने जनसभा का संबोधन करते हुए खुले मंच से कहा था कि एनजीटी का इस प्रकार का कोई आदेश नहीं है, कोई बस्ती नहीं तोड़ी जाएगी। इस बारे में आप क्या कहें? इस पर हम ये कह रहे हैं कि उनका कहने का एनजीटी तो क्यों नहीं माननी, वो उन्हें साफ कर दिया मेरे पास आदेश है, मेरे पास तो जेब में आदेश रखे, हम इस आदेश को दिखा रहे हैं लोगों को कि अगर ऐसे बोल रहे हैं तो एनजीटी क्यों उनके खिलाफ जा रही है। दूसरे में उन्होंने जो अभी जो जिसकी आप बात कर रहे हैं एमडीडी में जो उन्होंने भाषण दिया, वही ये जो अभी 2-4 दिन पहले हुआ था, क्या वहाँ पे उन्होंने किस प्रकार का भाषण दिया कि मंदिर में रहने चाहते हो कि मस्जिद में रहने चाहते हो? ये क्या है? एक मुखिया है खंड सरकार का, अब वो मुखिया इस प्रकार की बात करेगा तो बात उसके लिए तो सारे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक समान होनी चाहिए ना। इस प्रकार की भाषा का उपयोग एक मुखिया के मुंह से जाएगा तो क्या होगा? उसमें दंगे ही तो होंगे, उसमें फिसाद होंगे। हम तो भाई को भाई से लड़ाने की बात नहीं करते, हम तो बोलते हैं कि सब एक समान है। क्यों लड़ रहे हो आपस में? हाँ, जो गंदा है चाहे वो मुस्लिम में है चाहे हिंदू में है, किसी कौम में है, उसका विरोध कर ले। तो मुख्यमंत्री के इस बयान को आप इस तरह से ले रहे हैं कि ये दंगे कराने वाली भाषा है? बिल्कुल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदू मंदिर और मस्जिद की बात कहाँ आ रही है? सीधी बोले ना, विकास की बात करे जो सभी कर रहे हैं, विकास की बात होनी चाहिए। इसमें अगर जो एनजीटी वाली बात मैं कह रहा हूँ उसमें उनको कोर्ट जाना चाहिए, नहीं तो उसमें कानून बना के सारे लोगों को नियमितीकरण करे। अभी पयाल जी, आज मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं बहुत जल्दी यहाँ पर हो सकता है कि गणतंत्र दिवस के दिन ही यूसीसी लागू कर दिया जाए। यूसीसी लागू होने के बाद क्या बदलाव आएंगे, किस प्रकार देख रहे हैं इसको? हम तो इसको कोई बदलाव नहीं देख रहे हैं। जो यूसीसी का मामला है वो मामला अभी गुमराह करने वाला है, कुछ लोगों को आगे कुछ लोगों को पीछे करने वाली बात है। ये नहीं होनी चाहिए, सबको एक समान देख करके कार्य होने चाहिए। वो हमारा समान सबको लाने के लिए ही यूसीसी का जो हिंदी में मतलब है समान नागरिक संहिता है, तो इसको सबको एक साथ करने के लिए, सब एक साथ लागू करने के लिए ही यूसीसी लाया जा रहा है। तो इसको किस प्रकार देखें? यूसीसी हम तो अगर वो सही तरीके से लागू होगा, अगर इनके मन की बात सही है तो सही है, होना चाहिए। लेकिन अगर उसमें किसी प्रकार की विरोधाभास है, वो तो कानून बनने के बाद, वो कानून तो बन ही गया, उसको पयाल जी ड्राफ्ट बनाया गया है, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं सीधी आप बिना जानकारी के आप विरोध कैसे? मैं तो विरोध कहाँ कर रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं जो उसमें अच्छी बात है उसका शो होना चाहिए। लेकिन अगर उसमें कोई इस प्रकार की बात है तो उसका विरोध भी होना चाहिए। हम तो विरोध करेंगे अगर है तो, अगर अच्छी बात है तो हम उसका स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। ठीक है, इस आप यहाँ से पार्षद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, किस प्रकार देख रहे हैं कि सीट निकाल पाएंगे? हमें तो पूरा भरोसा है। आपको थोड़ी बहुत जानकारी भी ली होगी आपने। हम इस क्षेत्र में भी गए, लोगों से बात हुई। पिछली बार यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी थे, यहाँ से हुकम सिंह जी यहाँ पर रहे हैं। तो इस बार किस प्रकार देख रहे हैं? क्षेत्र में विधायक का जो है वर्चस्व है, तो और भाजपा प्रत्याशी की जो है, अब मैं इसमें क्या, तो आप इस बारे में क्या कहें? हम तो क्या बोले, जिस प्रकार से यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा ने राजनीति क्षेत्रवाद जातिवाद की आज वर्तमान में भी चल रहा, हम तो नहीं कर रहे। जो वर्तमान में क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति हो रही है, उस प्रकार से तो लगता नहीं कि वो सीट निकालेंगे, कतई नहीं। और जहां तक आपने हुकम सिंह की बात करी, हुकम सिंह जी को क्यों कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया? आप ये लगाओ ना, अगर वो इतना अच्छा आदमी था, इतना बढ़िया आदमी था, तो उसको टिकट क्यों नहीं दिया? ये लगा लो, ये सीधी छोटी सी बात बोल रहा हूँ। उसका कारण क्या था? कुछ कारण तो रहा होगा।
ठीक है, दयाल जी की बात ठीक कह रहे हैं। और यहाँ और लोगों की राय जानेंगे कि वो अपने क्षेत्र से पार्षद का किसको जिता कर लाना चाहेंगे और मेयर के लिए किसको जिताना। इस चुनाव को लेकर लेखराज जी से बात करते हैं। लेखराज जी, किस तरह से देख रहे हैं चुनाव को? ये जो चुनाव हो रहा है, ये हम अपने वार्ड की सरकार को चुनने जा रहे हैं, अपने नगर की सरकार को हम लोग चुनने जा रहे हैं। असल में बात यह है कि जो नदियों के किनारे जो लोग रह रहे हैं उनको हटाने के लिए एनजीटी का एक आदेश आया था, और इस सरकार के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो उस समय भी गुमराह कर रहे थे लोगों को, और आज के समय भी जो है मुख्यमंत्री गुमराह कर रहे हैं। हमारा ये कहना है, क्योंकि एनजीटी का जो फैसला है वो ये कह रहे हैं जो डूब क्षेत्र में है, जो जलमग्न भूमि में है, उनसे खाली कराया जाना चाहिए। हमारा ये कहना है कि सरकार 3 साल के लिए अध्यादेश क्यों लेके आई है, उन्होंने क्यों नहीं जो है मालिकाना हक देने की बात करी है, क्यों नहीं कानून बना रहे हैं इसके ऊपर, इसके या विस्थापन कराएं, और विस्थापन कराने के बाद ही उन्हें जो है खाली कराया जाए, उनसे जो भी जगह है वो खाली कराया जाए। सर, बात इस बात की है कि सरकार चाहती है कि ये बस्तियां टूटे एलिवेटेड रोड के नाम पर, और जो तमाम सारी चीजें हैं वो जमीन खाली करा करके बड़े पूंजीपतियों को देना चाहती है। ये इसके पीछे छुपा हुआ राज है। दूसरी बात यह है कि आज जिस तरीके से भवन निर्माण के जो मजदूर हैं या जो वर्कर्स हैं उनके अधिकार छीने जा रहे हैं, और जो श्रम कानून है, वो श्रम कानून तो मोदी जी ने 2020 में खत्म कर दिए थे, श्रम संहिताएं लाए थे जो मालिकों के पक्ष में थी। आज मजदूर भी जो है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, और निश्चित तौर से हम इसका विरोध कर रहे हैं, और इन सारे एजेंडों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। और जहां तक जो है भाईचारे का सवाल है, आपसी सद्भाव का सवाल है, ये हम लोग बनाने में कामयाब होंगे। और सरकार के कामों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसका असर कितना देखा जा रहा है? असर आम जनता के बीच में आपने देखा, अभी बस्तियां टूटी हैं, और अभी हिंदुस्तान की खबर है, तमाम अखबारों की खबर है कि एनजीटी ने जो है मानने से मना कर दिया है, और हमें पूरा विश्वास है, पक्का हुआ है कि ये जो है चुनाव के बाद में ये अपनी औकात दिखाएंगे और बस्तियों को तोड़ेंगे। हम उसका विरोध करेंगे, हमने पहले भी विरोध करके बस्तियां बचाई हैं। और आप आवाज उठाएंगे, कोर्ट जाएंगे? हम कोर्ट जाने की बात नहीं कर रहे हैं, वो सरकार जाए, और सरकार को हम मजबूर करेंगे बस्तियों के, और उनके अगर हाथ बढ़ते हैं तोड़ने के लिए, हम उनके मजबूर करेंगे, उनको रोकने का काम करेंगे। पहले भी किया है और अभी भी करेंगे, और हम ये कहना चाहते हैं, और ये पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे बस्तियों के अंदर ये मुद्दा बन रहा है। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ, और लोगों से इस बारे में बात करेंगे। वाणी विहार, और हमारे साथ हैं निवर्तमान पार्षद हुक्म सिंह गड़िया जी। आप पिछले टर्म में कांग्रेस के सिंबल से यहाँ पर पार्षद रहे हैं, और इस बार निर्दलीय मैदान में उतरे हैं। गड़िया जी, क्या कारण रहे इस बार कि आपको निर्दलीय तौर पर मैदान में उतरना पड़ा? ये तो मुझे भी पता नहीं है। 10 बजे तक मैं वहीं कांग्रेस भवन में था। मुझे आश्वासन ये दिया गया था कि जितने हम पिछले जीते हुए पार्षद हैं, किसी का वोट नहीं कटेगा, मतलब किसी का टिकट हम नहीं काटेंगे, सबके सब जितने भी सिटिंग पार्षद हैं उनको हम टिकट देंगे। 10 बजे रात मैं घर आ गया था। 11 बजे मैंने प्रीतम सिंह जी को फ़ोन किया। मैंने कहा सर कैसा है? बोला गड़िया जी चिंता मत करो, आपका नाम चल रहा है, आपका नाम नहीं कटेगा, सिटिंग पार्षद हो आप। मैंने कहा ठीक है। तो हम फिर 11-12 बजे सो गए थे, और 2:30 बजे फाइनल हुए, मेरा नाम कट गया। सुबह देखा मेरा नाम है ही नहीं। मतलब 30-32 कांग्रेस के पार्षदों में, सिटिंग पार्षदों में सिर्फ एक मीना रावत है, मीना बिष्ट, और एक मेरा कटा बस। गड़िया जी, क्या मुख्य कारण मानते हैं आपका टिकट रोककर किसी और को दिया गया कांग्रेस से? मुझे तो इसमें साजिश लग रही कुछ। किसकी साजिश मानते हैं? अब साजिश किसकी होगी? पार्टी की होगी, या दूसरे जिस पार्टी के कैंडिडेट को डर था कि मैं इससे हार जाऊंगा, क्योंकि ये बार बार ये कह रहे थे कि हम बैठ जाओ मेरे को। मैंने कहा तुम बीजेपी के हो, मैं कांग्रेस का हूँ, मुझे क्या ले लेना तुमसे? भाई तुम अलग पार्टी का हो, मैं अलग पार्टी का हूँ, मैं तो लड़ूंगा। जो पार्टी लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा, 100% लड़ूंगा। भाजपा और कांग्रेस के अलावा आपको मिलाकर 3 निर्दलीय प्रत्याशी और हैं, यानी टोटल 5 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। आप किस प्रकार देख रहे हैं कि पिछली बार जैसे आप सीट निकाल कर ले गए थे, इस बार सीट निकालना कितना आसान होगा क्या? पिछले बार से ज्यादा मतों से जीतूंगा मैं इस बार। अच्छा, क्या कारण मानते हैं आप अपनी जीत का? क्यों आश्वस्त हैं? अभी मैंने पैम्पलेट निकाल रखा, पैम्पलेट में तमाम जनता ने पढ़ लिया कितना काम मैंने किया है, और जिसमें जितने काम बाकी हैं वो भी मैंने वहाँ पर उनको घोषणा पत्र में दिया कि आने वाले टाइम में अगर मैं जीत के आऊँगा तो इन काम को पूरा करूँगा। और 100 पार्षदों में इतना कोई भी नहीं होगा जो यहाँ 9 बजे से रात 9 बजे तक टाइम देता है। अभी हमारे क्षेत्र में लोगों से बात हुई और हम लोगों की राय भी जान रहे हैं।
उनका कहना है कि यहाँ पर से कांग्रेस का नया ऊर्जावान चेहरा युवक खड़ा हुआ है। तो क्या इस एज में आने के बाद जो पार्षदगण हैं उतनी ऊर्जा के साथ काम कर पाएंगे? मुझे तो लगता नहीं। वो लड़का तो बिल्कुल चकित है वैसे ही। वो कह रहा है ये हुआ क्या, मैं तो लाइन में लगने के लिए अपना दावा किया था और ये कैसे हो गया, मेरा नाम कैसे आ गया। वो तो जिस दिन उसका नाम आया था मेरा नाम कटा था, सवेरे आगे मेरे पैर पकड़ने लगा यहाँ। मैंने कहा बेटे मैंने काम कर रखा है, जनता मेरे साथ है, मैं एक दफे तो चुनाव और लड़ूंगा, तू पार्टी से लड़ ले, मैं निर्दलीय लड़ूंगा, मैं बैठूंगा नहीं। क्यों नहीं आपने मन बनाया कि कांग्रेस के सिंबल जिसको दिया गया उसके साथ रहकर आप चुनाव लड़ाएं? वो इस स्थिति में नहीं था लड़का कि बीजेपी के कैंडिडेट को हराने की स्थिति में बिल्कुल था ही नहीं। क्या उद्देश्य लेकर आप मैदान में उतरे हैं कि सीट निकालनी है या कांग्रेस के प्रत्याशी को हराना है? नहीं, कांग्रेस को हराने का मेरा कोई मकसद नहीं है, मेरा सिर्फ बीजेपी से वो है, बस बीजेपी के कैंडिडेट को। आप अपना मुकाबला सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी से मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल उसी, यानी फाइट सिर्फ बीजेपी से है? फाइट तो वैसे किसी से भी नहीं। मेरे लिए जो है सब नया चेहरा है। मेरे जितना मैंने काम किया ना, काम के आधार पर जो जनता कह रही है, जनता से मैं मिला हूँ, जनता का जो आश्वासन मुझे मिला है उससे मुझे नहीं लग रहा कि ये लोग जमानत भी बचा पाएंगे। ठीक है, और लोगों से इस क्षेत्र में राय जानते हैं कि पार्षद और मेयर को लेकर उनकी क्या राय है। वो अपने क्षेत्र से पार्षद किसको बनाएंगे, दोबारा से हुक्म सिंह गढ़िया जी को लाना चाहेंगे या किसी दूसरे चेहरे को बनाना चाहेंगे? आप देख रहे हैं उदय प्रभात न्यूज, मैं हूं आपके साथ विवेक वर्मा। हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 51 वाणी विहार और यहाँ पार्षद पद के लिए लोगों की राय जानने के लिए हम निकले। तो काफ़ी लोगों से हमारी इस बारे में बात हुई और पार्षद पद के प्रत्याशियों से भी हम मिले। भाजपा प्रत्याशी से हमारी बात हुई और जो निवर्तमान पार्षद यहाँ से रहे हैं गढ़िया जी, इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, मैदान में उतरे हैं। और एक और जो सीपीआई प्रत्याशी हैं उनसे भी हमारी बात हुई। तो इस क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। भाजपा कांग्रेस के अलावा यहाँ 3 निर्दलीय प्रत्याशी और मैदान में उतरे हैं, तो यहाँ मुकाबला कड़ा देखा जा रहा है। भाजपा और कांग्रेस के किसी प्रत्याशी को क्लियर मैंडेट होता नहीं दिखाई दे रहा है। जो निवर्तमान पार्षद हैं हुक्म सिंह गढ़िया, उनको ही इस बार लोगों का रुझान है कि उनको पार्षद बनाया जा रहा है और इस बारे में लोगों की राय जानेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए उदय प्रभात। आप अपने क्षेत्र से पार्षद किसको बनाना चाहेंगे? तो हम कमल के कमल वाले ही हैं हम ठीक है, और मेयर के लिए किसको चुनना चाहेंगे? सौरभ। पार्षद कौन बनेगा इस क्षेत्र से? सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद। हम युवा हैं और जिस तरह हम देखते आ रहे हैं कि केंद्र में मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, युवा पीढ़ी के साथ, बुजुर्गों के साथ देश की सुरक्षा दे रहे हैं, उसी तरह धामी जी अपने क्षेत्र उत्तराखंड के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, युवाओं को अच्छी सोच दे रहे हैं, युवाओं की सिक्योरिटी कर रहे हैं, बुजुर्गों माता बहनों का सबका लाभ कर रहे हैं। हर चीज़, चाहे आयुष्मान योजना हो, हर तरीके की योजनाएं जन जन तक पहुँचा रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं। जो पुरानी सरकारें थी उन लोगों ने इन चीज़ों में कहीं काम नहीं किया। इस तरीके की जो युवा सोच है, तो हम भी चाहते हैं कि जो ट्रिपल इंजन की सरकार बने, या डबल इंजन की सरकार हमारे देश में चल रही है, हमारे उत्तराखंड में चल रही है, छोटी सरकार ट्रिपल इंजन को भी हम उसे जोड़ना चाहेंगे। तो उससे क्या होगा, हमारे क्षेत्र का छोटे छोटे मुद्दों को हम आगे ले जा सकेंगे और अपने पार्षद के माध्यम से ट्रिपल इंजन की बात की तो इससे पिछले टर्म में 2018 में सॉरी माफ कीजिए 2018 में ट्रिपल इंजन की सरकार बनी थी। सुनील उनियाल गामा जो है मेयर बन के आए थे, लेकिन उनके कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बहुत आरोप लगे हैं। किस प्रकार उसको आप समझे, क्या समझ में आया उसको? जी, हमने भी सुना है कि उनके भ्रष्टाचार बहुत हुए हैं, लेकिन धरातल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो आगे की रिपोर्ट बताएंगी, आगे गवर्नमेंट बताएंगी। उन चीज़ों में रिजल्ट चल ही रहे हैं, अभी तक आए नहीं है कोई भी रिजल्ट, लेकिन जो भी हुआ है अच्छा हुआ है और आगे जो मेयर आएंगे वो अच्छा ही काम करेंगे। आप देखते आ रहे हैं पार्षदों का कार्य। पिछले टर्म में जो पार्षद थे उनके कार्य से कितना संतुष्ट है? पिछले जो पार्षद रहे हैं वो काम तो ठीक ही कर रहे थे, पर उसको उनको इस बार टिकट मिला नहीं है। यानी ठीक काम कर रहे हैं, तो आप संतुष्ट हैं उनके कार्यों से? नहीं, इतने संतुष्ट भी नहीं है। इस बार पार्षद किसको चुनना चाहेंगे? इस बार तो मेन उम्मीद तो बीजेपी की है। आप किसको चुनना चाहेंगे? मैं भी वैसे बीजेपी का ही मेंबर हूँ। अच्छा, तो और अब मेयर के लिए किसको चुनना चाहेंगे? मेयर तो 100% बीजेपी का ही आएगा। किसको चुनना चाहेंगे? त्रिलोक सिंह बरगली जी हमारे बहुत सशक्त हैं और इनके ऊपर हमारे विधायक जी का बहुत आशीर्वाद है। और मेयर के लिए किसको चुनना चाहेंगे? सौरभ थपलियाल जी हैं। पार्षद के रूप में हम माननीय त्रिलोक सिंह बरगली जी को जीतना हुआ देखना चाहते हैं और मेयर में हम सौरभ थपलियाल जी को। दिव्यांग साथी भी यहाँ सभा में आए हुए हैं, तो देखिए इनके हिम्मत और हौसले को सलाम है। दिव्यांग साथी होने के साथ साथ वो यहाँ जनसभा में आए हैं चुनाव को लेकर। तो किस तरह से देख रहे हैं आप चुनाव को? आप अपना पार्षद प्रत्याशी किसको चुनना चाहेंगे? जो यहाँ पर अच्छा काम करे वो पार्षद उसी को चुनेंगे हम। यहाँ पर 5 कैंडिडेट हैं भाजपा और कांग्रेस के साथ। हाँ जी। आप किसको चुनना चाहेंगे?
हम तो बीजेपी वाले हैं, बीजेपी को ही और मेयर के लिए किसको चुनना चाहेंगे? मेयर भी बीजेपी का होना चाहिए। ठीक है।